2 साल पहले मैं 10 घंटे डेस्क पर बैठता था, लेकिन प्रोडक्टिव वर्क सिर्फ 2 घंटे का करता था। बाकी पूरा टाइम मैं इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ईमेल स्क्रॉल करता था। ऐसा लग रहा था कि मैं दिन भर बिजी हूँ, लेकिन प्रोडक्टिविटी हमेशा काफी कम रहती और मुझे ऐसे लगने लग गया था कि मेरा नेचर ही डिस्ट्रैक्टेड है। फिर मैंने ये रियलाइज किया कि मैं ऑलरेडी 6 से 7 घंटे कंटिन्यूस फोकस कर सकता हूँ। मैं 6 से 7 घंटे गेम्स खेल सकता हूँ, रील स्क्रॉल कर सकता हूँ। तो प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मुझ में फोकस की कमी थी। प्रॉब्लम ये थी कि मैं गलत चीज़ों पर फोकस कर रहा था। फोकस को फोर्स कर रहा था इंस्टेड ऑफ एनवायरनमेंट डिजाइन करने के, जिससे फोकस ऑटोमेटिक हो जाए। अगर तुम्हें भी ये लगता है कि तुम्हारा फोकस ब्रोकन है और तुम्हारा नेचर डिस्ट्रैक्टेड है, तो इस फोकस की मास्टर क्लास में आई विल प्रूव इट टू यू कि तुम फोकस मास्टर हो और तुम्हारा नेचर डिस्ट्रैक्टेड नहीं है। मैं तुम्हें 4 स्टेप फॉर्मूला बताऊंगा जो प्रोफेशनल एथलीट्स यूज करते हैं, जो क्रिएटिव आर्टिस्ट यूज करते हैं टू क्रिएट फ्लो स्टेट। वीडियो के एंड तक तुम्हें ये आइडिया हो जाएगा कि तुम्हें अपना एनवायरनमेंट कैसे डिजाइन करना है ताकि फोकस ऑटोमेटिक हो जाए और फ्लो स्टेट को कैसे क्रिएट करना है। बट पहले तुम्हें ये स्टोरी बताता हूँ जो गारंटी है तुम्हें रिलेटेबल लगेगी। राहुल एक 25 साल का कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है। स्मार्ट है, एम्बिशियस है, हार्डवर्किंग है। ऑफिस में सब बोलते हैं कि उसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन इंटरनली वो स्ट्रगल कर रहा है। हर रोज की तरह आज भी वो 9 बजे अपने डेस्क पे अपना लैपटॉप लेकर बैठा है। टू डू लिस्ट रेडी है, कॉफी रेडी है और उसे आज का दिन प्रोडक्टिव बनाना है। उसे बस 3 घंटे में अपने पिछले हफ्ते का पेंडिंग वर्क कंप्लीट करना है। हर दिन वो प्लान करता है कि आज फोकस करूंगा, डीप वर्क करूंगा, लेकिन समहाउ वो नहीं कर पाता। लेकिन रियलिटी ये है कि 15 मिनट प्रेजेंटेशन पे काम करने के बाद उसका फोन बजता है, तो किसी का व्हाट्सएप मैसेज आया है। अब बस 1 सेकंड देखता हूँ, ऐसा बोल के राहुल व्हाट्सएप खोलता है, तो वो देखता है कि किसी ने फनी मीम शेयर किया था। अब वो मीम देखने के बाद वो हंसता है और हंसते हंसते उसे एक इंस्टाग्राम से नोटिफिकेशन आता है कि समवन लाइक्ड योर फोटो। अब उसे क्यूरियोसिटी होने लगती है कि भाई किसने लाइक किया। अब वो इंस्टाग्राम भी खोलता है। अब इंस्टाग्राम खोलने के बाद वो अपने एक दोस्त ने शेयर की हुई रील भी देखने लगता है। अब एक रील देखी, 2 रील देखी, 3 रील देखी और ऐसे करते करते वो कंटिन्यूअसली रील स्क्रॉल करने लग जाता है। और 1 घंटे बाद उसे ये रियलाइज होता है कि उसे प्रेजेंटेशन भी बनाना है। अब समहाउ वो इंस्टाग्राम बंद करके अपने प्रेजेंटेशन पे वापस जाता है, लेकिन अब उसका कंसंट्रेशन ब्रेक हो चुका था। उसे प्रेजेंटेशन बनाना बोरिंग लगने लग गया था। अब जब 3 घंटे बाद राहुल ये रियलाइज करता है कि उसने 3 घंटे में सिर्फ 20 मिनट का एक्चुअल वर्क किया है और बाकी पूरा टाइम उसका माइंड इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और बाकी की यूजलेस थिंग्स में डिस्ट्रैक्टेड रहा है, तो उसे काफी बुरा लगता है। वो खुद को ब्लेम करता है कि उसमें विल पावर की कमी है, वो फोकस नहीं कर पाता, उसमें कंसंट्रेशन की कमी है। वो सबसे बुरी बात यह है कि वो मेहनत तो कर रहा है, 8 से 10 घंटे लैपटॉप के सामने बैठ तो रहा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी हमेशा जीरो। शैलो वर्क, कांस्टेंट इंटरप्शन और मल्टीटास्किंग से वो परेशान हो गया है। इवनिंग में वो एग्जॉस्टेड फील करता है, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती प्रोडक्टिव काम की। और यही पॉइंट है जहां मोस्ट ऑफ द लोग स्टक है। राहुल की प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो लेजी है या फिर अनमोटिवेटेड है। राहुल की प्रॉब्लम ये है कि उसने गलत पर्सपेक्टिव अडॉप्ट कर लिया है फोकस के बारे में। और यही सेम पर्सपेक्टिव हम सब ने बचपन से अडॉप्ट किया है। बचपन से हमें ये बोला गया है कि बेटा कॉन्सेंट्रेट करो, पढ़ाई पे फोकस करो, ध्यान लगाकर पढ़ो। स्कूल में टीचर बोलती थी पढ़ाई पे फोकस करो वरना फेल हो जाओगे। पेरेंट्स बोलते थे तुम में कंसंट्रेशन की कमी है इसलिए कम मार्क्स आ रहे हैं। तो हम सब ने माइंडसेट बना लिया है कि फोकस एक नेचुरल इनबिल्ट क्वालिटी है और एक कैरेक्टर थ्रेट है, और वो इनबिल्ट क्वालिटी हम में नहीं है। वो सबसे बड़ी गलती। हमें ये लगने लगता है कि जो लोग नेचुरली फोकस करते हैं उनके पास अनलिमिटेड विल पावर है, उनके पास फोकस करने की इनबिल्ट क्वालिटी है, उनके पास कुछ ऐसे स्पेशल जीन्स है जो उन्हें नेचुरली विदाउट डिस्ट्रैक्शन 8 से 10 घंटे फोकस करने में मदद कर रहा है। लेकिन हम तो नॉर्मल लोग हैं, हमें तो ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन डेवलप करना पड़ेगा। फिर हम करते ये है कि इस डेंजरस माइंडसेट को अडॉप्ट कर लेते हैं कि अगर मैं ज़्यादा कोशिश करूँ तो फोकस कर लूँगा, और जब फोकस होता नहीं है तो फिर और ज़्यादा फोर्स करते हैं कि टुडे आई विल सेट फॉर 10 आवर्स स्ट्रेट एंड नेवर चेक माई फोन। बट 2 घंटे बाद रिजल्ट वही सेम, कंप्लीट बर्नआउट, मेंटल फटीग हो जाते हैं, मेंटल एनर्जी पूरी ड्रेन हो जाती है, रात में पूरे एग्जॉस्टेड, और फिर बिंज वॉच करते हैं, स्क्रॉल करते हैं टू रिलैक्स। हर दिन सेम स्टोरी। सुबह मोटिवेशन होता है कि आज डे प्रोडक्टिव रहेगा, रात में डिप्रेशन होता है कि फिर से टाइम वेस्ट कर दिया। अब ये साइकिल चलती रहती है और हमारी मेंटल हेल्थ तक खराब हो जाती है। अब जब हम फोकस नहीं कर पाते कंसिस्टेंटली तो सेल्फ वर्थ इश्यूज डेवलप होते हैं। ऐसे लगने लगता है कि मानो हमारा नेचर ही डिस्ट्रैक्टेड है, हम फोकस करने के लिए बने ही नहीं है, और इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। अगर मैं सिंपल टास्क पे ही फोकस नहीं कर पा रहा
तो बड़े बड़े गोल्स कैसे अचीव करूंगा, ऐसे सवाल हम खुद से पूछने लगते हैं। करियर लेवल पे शालो वर्क करते करते स्टक हो जाते हैं, वो डीप मीनिंगफुल वर्क नहीं कर पाते, प्रमोशन नहीं मिलती, कंपटीशन में हमेशा पीछे रह जाते हैं, और एक इवेंचुअली एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ सब कुछ बेकार लगता है और ऐसे लगने लगता है कि मैं जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता। एक गिविंग अप माइंडसेट डेवलप हो जाता है। अब इस टॉक्सिक माइंडसेट के साथ तुम खुद को हमेशा ब्लेम करते ही रह जाओगे और तुम्हारी ग्रोथ और हैप्पीनेस का चार्ट हमेशा नीचे ही जाता रहेगा। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम में फोकस की कमी है, प्रॉब्लम तुम्हारे एनवायरनमेंट में है। तुम गलत सिस्टम्स यूज कर रहे हो इंस्टेड ऑफ स्मार्टेस्ट स्ट्रेटेजीज अप्लाई करने के। अब इस बारे में सोचो, क्या तुम्हें खुद को फोर्स करना पड़ता है सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने के लिए? तुम इतने फोकस और कंसंट्रेशन के साथ स्क्रॉल करते हो कि तुम्हें टाइम का भी पता नहीं चलता। अब सेम चीज वीकेंड पे सीरीज बिंज वॉच करते समय तुम पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ एक के बाद एक एपिसोड खत्म करते हो। अब ये चीजें करने के लिए तुम्हें ना ही खुद को फोर्स करना पड़ रहा है और ना ही तुम्हें यू विल पावर का यूज करना पड़ रहा है। अब इससे एक चीज तो क्लियर है, तुम्हारे पास फोकस की कमी नहीं है, तुम्हारे पास ऑलरेडी है। बट द प्रॉब्लम इज तुम गलत चीजों पे फोकस कर रहे हो। एक्चुअली तुम एक अनफेयर बैटल लड़ रहे हो बिटवीन यू एंड सोशल मीडिया एप्स। अब ये एप्स बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड कर रही है हर साल और टॉप क्वालिटी न्यूरो साइंटिस्ट हायर कर रही है जस्ट टू मेक दिस ऐप मोर एडिक्टिव। और तुम क्या कर रहे हो, इसे विल पावर से रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जिसमें तुम हर बार फेल हो जाते हो। अब ये सोशल मीडिया एप्स इतने एडिक्टिव इसलिए है क्योंकि इन्होंने फोकस की साइंस को कम्प्लीटली क्रैक कर लिया है। अगर हम वीडियो गेम का एग्जांपल लेते हैं तो वीडियो गेम में हमें क्लियरली पता होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। हमें एक मिशन अलॉट किया जाता है, हमें एग्जैक्टली पता होता है कि हमें करना क्या है और हमें इमीडिएट फीडबैक मिलता रहता है। किल किया तो पॉइंट मिल गया, लेवल कंप्लीट किया तो रिवॉर्ड मिल गया। और गेम की डिफिकल्टी भी परफेक्ट होती है, ना टू इजी ना टू हार्ड, जस्ट राइट चैलेंज। और सबसे इंपॉर्टेंट, गेमिंग वर्ल्ड में बाहर की दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती, उनका खुद का एक वर्चुअल वर्ल्ड होता है। फ्लो स्टेट के बारे में तुम्हें पता ही होगा। प्रोफेशनल एथलीट्स बोलते हैं कि आई वॉज इन द जोन, क्रिएटिव आर्टिस्ट बोलते हैं कि टाइम ही भूल गया क्रिएटिंग में। अब ये कोई मैजिक नहीं है, ये प्योर साइंस है। फ्लो स्टेट के कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होते हैं। फर्स्ट, क्लियर गोल्स होने चाहिए। सेकंड, इमीडिएट फीडबैक मिलती रहनी चाहिए। थर्ड, स्किल्स और चैलेंजेस मैच होने चाहिए। और फोर्थ, जीरो डिस्ट्रैक्शंस। अब सक्सेसफुल लोगों का सीक्रेट ये नहीं है कि उनके पास अनलिमिटेड विल पावर है या फिर इनबिल्ट फोकस है। उनका सीक्रेट ये है कि वो ऐसे सिस्टम्स डिजाइन करते हैं जिससे कि ये सारे कंडीशंस सेटिस्फाई हो सके और वो खुद को फ्लो स्टेट में ला सके। नाउ इमेजिन करो, तुम सुबह काम करने बैठे हो और तुम्हें टाइम का रेजिस्टेंस फील नहीं हो रहा। घंटे बीत जाते हैं विदाउट चेकिंग फोन। इवनिंग में सेटिस्फेक्शन मिलती है मीनिंगफुल काम करने की। गिल्ट, शेम और फ्रस्ट्रेशन की साइकिल ही खत्म हो जाती है। ये रियलिटी बन सकती है जब तुम फोकस को फोर्स करना बंद करते हो और अपना एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करते हो जिससे कि ये सारी कंडीशंस सेटिस्फाई हो सके और तुम फ्लो स्टेट को क्रिएट कर सको। अब आपको ये तो समझ आ गया कि फोकस जो है फोर्स करने की चीज नहीं है, वो एक सिस्टम डिजाइन करने की चीज है। बट अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये है कि फ्लो स्टेट क्रिएट कैसे करें। अब इस वीडियो में मैं एग्जैक्ट 4 स्टेप्स बताऊंगा जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ टू क्रिएट दिस फ्लो स्टेप। अब ये वही स्टेप्स है जो वीडियो गेम्स यूज करते हैं, टॉप परफॉर्मर्स यूज करते हैं, टॉप आर्टिस्ट और एथलीट्स यूज करते हैं टू क्रिएट फ्लो स्टेप। अगर आप ये 4 स्टेप्स सीख लो तो फोकस ऑटोमेटिक हो जाएगा। सो लेट्स डाइव डीप इनटू दिस स्टेप्स। सो स्टेप नंबर 1, क्रिस्टल क्लियर गोल्स। फोकस का सबसे बड़ा किलर है कंफ्यूजन। जब तक ब्रेन को एग्जैक्टली पता नहीं होता कि उसे करना क्या है, वो हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करेगा, हमेशा कंफ्यूज रहेगा और हमेशा ऑप्शंस के पीछे भागेगा। नाउ मोस्ट ऑफ द लोग गोल्स ऐसे बनाते हैं कि मुझे आज प्रोडक्टिव रहना है, मुझे रिपोर्ट बनानी है। बट ये गोल्स नहीं है, ये बस विश है। ब्रेन को एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस चाहिए, विश नहीं। अगर तुम्हें दिल्ली से मुंबई जाना है तो तुम गूगल मैप में ऐसा तो नहीं डालते कि टेक मी टू समवेयर साउथ, तुम एग्जैक्ट एड्रेस देते हो। सेम चीज ब्रेन को भी एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन चाहिए कि उसे नेक्स्ट मोमेंट में क्या करना है। अगर आप ऐसे गोल बनाते हो कि मुझे आज रिपोर्ट बनानी है तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि रिपोर्ट मतलब क्या, एग्जैक्टली राइटिंग करनी है या फिर रिसर्च करनी है, कितने पेजेस इंक्लूड करने हैं और क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूड करनी है उसमें। अगर क्लैरिटी नहीं तो ब्रेन कंफ्यूज रहेगा हमेशा। अब इंस्टेड तुम ऐसे गोल्स बनाते हो, नेक्स्ट 60 मिनट्स में
रिपोर्ट के 5 पेजेस लिखने हैं। अब गोल्स को इस स्ट्रक्चर से बनाने के बाद ब्रेन को एग्जैक्टली पता है कि उसे क्या एक्शन लेनी है, उसे कितने टाइम तक एक्शन लेनी है, और उसका आउटपुट क्या है। इस स्ट्रक्चर को यूज करके तुम ब्रेन को एक ही गोल पे फोकस करने के लिए मजबूर कर देते हो। अब नेक्स्ट टाइम गोल बनाते वक्त तुम इस स्ट्रक्चर का यूज करो, जिसमें तुम्हें क्या एक्शन लेनी है ये मेंशन करना है, प्लस कितने टाइम फ्रेम तक लेनी है, बिकॉज एक डेडलाइन होना ज़रूरी है। अगर ज़्यादा टाइम रहा तो ब्रेन वो पूरा टाइम कंज्यूम कर लेगा। प्लस आउटपुट क्या चाहिए तुम्हें। जब तुम्हारे गोल्स में ये तीनों चीज़ें इंक्लूडेड होंगे, तब तुम्हारे ब्रेन को एग्जैक्टली पता होगा कि तुम्हें क्या करना है। सो वो इधर उधर नहीं भटकेगा और एक पॉइंट में फोकस रह के काम करेगा। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर मेकिंग गोल्स, मेक यूज ऑफ दिस स्ट्रक्चर। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, परफेक्ट चैलेंज जोन। अब वीडियो गेम्स इतने एडिक्टिव इसलिए है बिकॉज दे कीप यू इन अ परफेक्ट चैलेंज जोन। ना टू इजी, ना टू हार्ड, जस्ट एग्जैक्टली व्हाट मैचेस योर स्किल। अगर तुम किसी भी गेम के लेवल 5 के प्लेयर हो, ठीक है, और अगर तुम्हें लेवल 1 का चैलेंज दे दिया जाए तो तुम जल्दी ही बोर हो जाओगे। तुम्हें लगेगा क्या ये फालतू चैलेंज है, और तुम प्रोक्रेस्टिनेट करना लग जाओगे। लेकिन वही अगर तुम्हें लेवल 10 का चैलेंज दे दिया जाए तो तुम्हें एंग्जाइटी होगी और तुम गिव अप करने के भी ट्राई करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारी स्किल्स तो लेवल 5 की है और चैलेंज लेवल 10 का है, तो तुम्हारा तो कोई ठिकाना नहीं रहेगा इसमें। लेकिन वही अगर तुम्हें लेवल 6 का चैलेंज दे दिया जाए, अब तुम हमेशा एंगेज रहोगे इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। तुम्हारा इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी हमेशा मेंटेन रहेगा, बिकॉज तुम्हारी स्किल्स इस चैलेंज की लेवल को मैच करती है। नाउ तुम्हें अपनी स्किल्स के लेवल को जानना होगा। तुम्हें ये जानना होगा कि तुम्हारी स्किल्स किस लेवल पे लाई करती है। क्या तुम बिगिनर लेवल पे हो, क्या तुम इंटरमीडिएट लेवल पे हो, या फिर एडवांस लेवल पे हो। अगर मैं इन्हें डिटेल में बताना चालू करूँ कि कैसे अपने स्किल्स के लेवल को जानना है, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ। सो तुम्हें सबसे पहले देखना है कि तुम्हें कितना टाइम लग रहा है। किसी भी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट होता है। क्या तुम्हें उससे ज़्यादा लग रहा है या फिर उससे कम लग रहा है, ये तुम्हें नोट डाउन करना है। फिर उसके बाद नंबर 2 इज क्वालिटी ऑफ वर्क। तुम्हारे वर्क का क्वालिटी कैसा है। नंबर 3, प्रॉब्लम्स। अगर कोई प्रॉब्लम आए उस काम को करते वक्त, क्या तुम्हें दूसरों की मदद लेनी पड़ रही है हमेशा, या फिर तुम खुद ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके सॉल्यूशन निकाल रहे हो। ठीक है। नंबर 4, एक्सप्लेन। क्या तुम उस काम को, जो भी तुम वर्क कर रहे हो, क्या तुम उसको स्टेप बाय स्टेप किसी दूसरे इंसान को एक्सप्लेन कर सकते हो कि तुमने क्या किया और तुमने कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब इन चारों कंडीशंस को तुम्हें स्टडी करना होगा, वो तो देखना होगा कि तुम्हारी स्किल्स कहाँ लाई करती है। अगर इन चारों कंडीशंस को तुम सेटिस्फाई कर रहे हो, अगर तुम्हें टाइम भी कम लग रहा है, और अगर तुम्हारा क्वालिटी ऑफ वर्क भी ज़्यादा है, प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर ले रहे हो खुद से, और तुम दूसरों को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन भी कर रहे हो, तुम्हारी स्किल्स लेवल एडवांस पे है, तुम एडवांस स्किल लेवल पे हो। और इन चारों में से सिर्फ 2 या फिर 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो तुम्हारी इंटरमीडिएट लेवल पे है स्किल्स, और अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो तुम्हारी बिगिनर लेवल पे है। अब फ्लो स्टेट क्रिएट करने के लिए ये मैटर नहीं करता कि तुम बिगिनर लेवल पे हो, या फिर इंटरमीडिएट लेवल पे हो, या फिर एडवांस लेवल पे हो। ये मैटर करता है कि तुम्हें बस अपनी स्किल से थोड़ा सा चैलेंजिंग वर्क लेना है। अगर तुम बिगिनर लेवल पे हो और तुम्हें कोई भी चीज़ करने के लिए 2 घंटे लग रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करो उसे 1.5 घंटे में करने के लिए। अगर तुम्हारा पहले क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा था तो तुम्हें नेक्स्ट टाइम ट्राई करना है कि वो और ज़्यादा अच्छा हो। और या फिर अगर तुम किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे पहले फंसते थे और दूसरों की मदद लेते थे, तो ट्राई करना है नेक्स्ट टाइम उसे खुद से सॉल्व करने की। अब इससे होगा ये कि यू विल गेट अ चैलेंज विच मैचेस योर स्किल लेवल, and this is very necessary condition to create flow state. Now let's move on to step number 3. Step number 3, immediate feedback. अब जो भी हम टास्क करते हैं
उसका रिजल्ट काफ़ी डिलेड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसका रिजल्ट कई महीनों बाद लगता है, या फिर अगर हम कोई रिपोर्ट रेडी करते हैं तो बॉस उसे कई हफ्तों बाद रिव्यू करता है। अब इस डिलेड फीडबैक से होता ये है कि जिस मोटिवेशन के साथ हम वो काम शुरू करते हैं वो मोटिवेशन नहीं रहता। जिस इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी के साथ हम वो काम करना शुरू करते हैं वो इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी हम ज़्यादा दिन तक मेंटेन नहीं कर सकते, जिससे होता यह है कि हमें फोकस करने का भी ज़्यादा मन नहीं करता। नाउ वीडियो गेम्स इस मामले में भी आगे है। हर एक्शन का इंस्टेंट रिएक्शन, अगर किल किया तो पॉइंट मिल गए, अगर लेवल अप किया तो रिवॉर्ड मिल गए, या फिर सेलिब्रेशन होता है। ब्रेन को इंस्टेंटली पता चलता है कि सक्सेस हुई है या फिर नहीं। जब ब्रेन को कॉन्स्टेंटली फीडबैक्स मिलते हैं और उसे पता चलता है कि प्रोग्रेस हो रही है तो वो डोपामिन रिलीज करता है, और डोपामिन मोटिवेशन को मेंटेन करता है, जिससे कि हमें और ज़्यादा एक्शंस लेने के अर्जेस क्रिएट होते हैं। अब ये पूरी साइकिल ब्रेन तब तक कंटिन्यू करता है जब तक उसे कांस्टेंट फीडबैक मिलते रहे। ना अब हमें करना ये है कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर अदर्स टू रिव्यू और वर्क, हमें खुद से आर्टिफिशियल फीडबैक लूप्स बनाने हैं, जिससे हमें पता चले कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं या फिर नहीं। अब मैं इस केस में एक बड़ा सा चार्ट यूज़ करता हूँ। अब इस चार्ट को मैंने 30 डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है। अब हर एक ब्लॉक हर एक दिन को रिप्रेजेंट करता है, महीने के हर एक दिन को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये पहला है तो ये महीने के पहले तारीख को रिप्रेजेंट करता है, अगर ये दूसरा है ये दूसरे तारीख को रिप्रेजेंट, ऐसा ही करके मैंने 30 ब्लॉक्स बनाए हैं। अब जैसे ही सुबह में गोल्स लिखता हूँ और उन्हें धीरे धीरे दिन में कंप्लीट करता हूँ, तो वैसे मैं अपने गोल्स को यहाँ नोट डाउन करता हूँ। अगर पहला गोल हो गया तो फर्स्ट डन, अगर दूसरा हो गया तो सेकंड डन, और ऐसे ही करके जितने गोल्स मैं बनाता हूँ दिन में उसमें लिखते जाता हूँ इस पे। फिर दिन के एंड में मैं अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए आइदर इस पे एक टिक मार्क देता हूँ या फिर इस पे एक क्रॉस देता हूँ। अगर मुझे लगता है कि आज का दिन प्रोडक्टिव रहा तो मैं एक बड़ा सा टिक मार्क इस बॉक्स में देता हूँ, और अगर मुझे लगता है कि आज मेरे गोल्स कंप्लीट नहीं हुए और डे प्रोडक्टिव नहीं रहा तो मैं एक क्रॉस दे देता हूँ। अब ये चार्ट इतना बड़ा है कि जो कोई भी मेरे रूम में एंटर करता है उसे सबसे पहले आइदर ये टिक्स दिखते हैं या फिर ये क्रॉस दिखते हैं। अब मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे रूम में आए और उसे बस ये मेरे चार्ट पे बस ये क्रॉस दिखे, तो मैं ये हमेशा ट्राई करता हूँ कि हर दिन मैं अपने गोल्स को कंप्लीट करूँ और इस ब्लॉक को टिक करूँ, ताकि इस पूरे चार्ट पे ज़्यादा टिक राइट रहे ना ही कि क्रॉस रहे। अब ये चीज़ ब्लॉक भरना और उस पे टिक देना, ये चीज़ मुझे डोपामिन हिट देती है और मुझे मोटिवेट करती है डेली अपने गोल्स पे काम करने के लिए और इस ब्लॉक को भरने के लिए। बिकॉज़ मैं नहीं चाहता है कि कोई बस ये क्रॉस देखे मेरे चार्ट्स पे। नाउ ब्रेन को जब तक कांस्टेंट फीडबैक्स मिलते रहते हैं, अगर उसे पता रहता है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक हमें एक्शंस लेने में मजबूर करेगा और फोकस भी ऑटोमेटिक होगा। तो इसलिए अपने प्रोग्रेस को हमेशा ट्रैक करते रहना चाहिए और एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाना चाहिए, ताकि हमारे ब्रेन को हमेशा पता चले कि भाई प्रोग्रेस हो रही है। क्योंकि अगर तुम प्रोग्रेस ट्रैक नहीं करते तो ब्रेन हमेशा निगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देगा। अगर किसी दिन तुम अनप्रोडक्टिव रहे या फिर तुमने गोल्स पे काम नहीं किया तो ब्रेन उस दिन को ज़्यादा ग्लोरीफाई करेगा और तुम्हें बार बार उस दिन को याद कराता रहेगा। Now, अगर इंस्टेड तुमने 10 दिन भी इस दिन के पहले तुमने 10 दिन अपने गोल्स पे कंसिस्टेंट काम किया है, लेकिन फिर भी ब्रेन जो है इन दिनों को भूल जाएगा और बस इस दिन को याद रखेगा हमेशा। लेकिन फिर जब रिजल्ट्स डिले हो जाते हैं या फिर हमें हमारी प्रोग्रेस का पता नहीं चलता तो हमें बस इन दिनों की याद आती है। तो इसलिए एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन और एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए अपने प्रोग्रेस की, जिससे कि ब्रेन मोटिवेटेड रहेगा और फोकस करना भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4, एलिमिनेट द डिस्ट्रैक्शंस। अब ये सबसे क्रिटिकल और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर तुम वो सारे स्टेप्स फॉलो करते हो जो अभी तक हमने डिस्कस किया है और ये वाला स्टेप इग्नोर कर देते हो तो होगा ये कि एक इंटरप्शन या फिर एक नोटिफिकेशन तुम्हारे सारे डीप वर्क सेशन को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि एक इंटरप्शन के बाद ब्रेन को ऑन एन एवरेज
23 मिनट्स और 15 सेकंड्स लगते हैं वापस उसी लेवल के फोकस को रीगेन करने के लिए। इसका मतलब अगर एक नोटिफिकेशन आता है और तुम उस नोटिफिकेशन से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तो तुम्हें अच्छा खासा टाइम लग जाएगा वापस फोकस करने के लिए। असलियत यह है कि डिस्ट्रैक्शन से फाइट करना विल पावर का गेम है और विल पावर लिमिटेड क्वांटिटी है। हर बार जब हम विल पावर से डिस्ट्रैक्शन को रेजिस्ट करने की ट्राई करते हैं तो हम अपनी मेंटल एनर्जी यूज करते हैं। सो स्मार्टर अप्रोच यही है कि इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रैक्शन को रेजिस्ट करें हम उन्हें डायरेक्टली एलिमिनेट कर दें ताकि हमें उनसे फाइट करने की जरूरत ही ना पड़े। और मोबाइल फोन्स डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा कारण है। हर एक नोटिफिकेशन केयरफुली डिजाइंड होता है टू गिव यू डोपामिन हिट। तो कोई लोग बोलते हैं कि मैं अपना वर्क करते समय मोबाइल फोन को साइलेंट पर रख देता हूँ, लेकिन ये 90% इनइफेक्टिव है। क्यों? बिकॉज मोबाइल फोन अभी भी विजिबल है और ब्रेन विजुअल क्लूज से ट्रिगर्ड होता है और स्क्रीन देखने का मन करता है चाहे नोटिफिकेशन आए या फिर नहीं आए। अब साइंटिफिकली ये भी प्रूवन है कि जो चीजें हमें विजिबल नहीं है ब्रेन उनके बारे में सिग्निफिकेंटली कम सोचता है। सो जब भी तुम काम करते हो तो ट्राई करो फोन को आउट ऑफ साइट रखो, बिल्कुल तुम्हारी नजर के बाहर दूसरे रूम में। इससे तुम्हें काम करते वक्त डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा और तुम घंटों तक विदाउट चेकिंग फोन काम भी कर पाओगे। अब फोन ही एक चीज नहीं है जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है। हमारे आसपास काफी सारे लोग होते हैं, हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली, हमारे कलीग्स, और इन्हें हैंडल करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है बिकॉज यहाँ पे इमोशंस इन्वॉल्व है। किसी को हर्ट नहीं कर सकते, फैमिली है, फ्रेंड्स है, कलीग्स है, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। सो जो भी तुम्हारे आसपास के लोग हैं उन्हें एग्जैक्टली बता दो तुम किस टाइम पे काम करते हो और किस टाइम पे तुम अवेलेबल बिल्कुल नहीं हो। सो उन्हें क्लियरली पता होगा कि इस टाइम पे तुम्हें कॉल नहीं करना है और ना ही तुम्हें डिस्टर्ब करना है। अगर फिर भी ये अप्रोच काम नहीं करती तो सबसे बेस्ट है कि तुम अपने घर के पास वाली एक लाइब्रेरी लगा दो और उसमें जाके अपने काम करो बिकॉज वहाँ पे कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करने वाला। अब हमने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, फोन को साइड में रख लिया, लेकिन फिर भी एक चीज़ है जो हमें फोकस नहीं करने देगी और वो है हमारा दिमाग। अब ये सारे डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल फोन, एनवायरनमेंट, ये सारे एक्सटर्नल है, हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल डिस्ट्रैक्शन इनविजिबल है और कंटिन्यूअस ब्रेन में चलते रहते हैं। ब्रेन में 50 डिफरेंट थॉट्स आते हैं जब भी हम कोई काम करने बैठते हैं। अगर तुम कोई भी काम करने बैठते हो और सडनली ब्रेन में ये थॉट्स आना चालू हो जाए कि मुझे बाइक सर्विसिंग करानी है, फ्रेंड को बर्थडे गिफ्ट देना है, नेटफ्लिक्स पे नई वेब सीरीज देखनी है, या फिर कोई भी ऐसे वरी थॉट्स जैसे कि मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मैं कैसे अपने ड्रीम्स को हासिल कर पाऊंगा। अब ये सारे थॉट्स ऐसा लगता है कि ये यूजफुल है, ऐसा लगता है कि हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हम बस मेंटल एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं। और जब हम इन थॉट्स को इग्नोर करने की ट्राई करते हैं तब ये थॉट्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होके वापस आते हैं। हमारा ब्रेन थॉट्स को रिपीट इसलिए करता है बिकॉज ब्रेन में ओपन मेंटल लूप्स है। इसका मतलब कोई भी अनफिनिश टास्क या फिर अनफिनिश कन्वर्सेशन जो हमने आधी अधूरी छोड़ दी है, तो ब्रेन क्या करता है, जब तक तुम उन ओपन मेंटल लूप्स को क्लोज नहीं करते तब तक उन्हें रिपीट करते रहता है। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर तुम एक मूवी देख रहे हो और तुमने उस मूवी को आधे से ही छोड़ दिया, अब तुम्हारे माइंड में ये थॉट रहेगा कि उस मूवी में क्या हुआ आगे, क्या उसकी एंडिंग रही, हीरो के साथ क्या हुआ, हीरोइन के साथ क्या हुआ। लेकिन वही अगर तुमने वो मूवी पूरी कंप्लीट कर दी और तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि उस मूवी में एंडिंग क्या है, तो तुम उस मूवी के बारे में अगले ही दिन भूल जाओगे। सेम चीज़ ब्रेन के साथ भी है। अगर उसे अश्योरेंस मिल गई कि ये ओपन मेंटल लूप क्लोज हो जाए तब वो उस थॉट को रिपीट करना बंद कर देगा, और जब तक ये नहीं होता तब तक वो उस थॉट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होके हमेशा भेजते रहेगा। और जितना ज़्यादा तुम इग्नोर करने की ट्राई करोगे उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रूप से ये थॉट्स तुम्हारे ब्रेन में आते रहेंगे। सो हमें ब्रेन को एक अश्योरेंस देना है कि हम इस ओपन लूप को क्लोज करेंगे ना। ब्रेन को अश्योरेंस देने का सबसे इफेक्टिव मेथड है टू यूज अ नोटबुक। अब इस नोटबुक में तुम्हें अपने वो सारे थॉट्स लिखने हैं जो तुम्हारे माइंड में आते हैं जब भी तुम वर्क करने बैठते हो। अब वो कोई भी थॉट्स हो सकते हैं, तुम्हें उन्हें इमीडिएटली नोट डाउन करना है और दिन के एंड में तुम्हें एक टाइम स्लॉट अलॉट करना है जिसे तुम्हें वरी टाइम बोलना है, और इस टाइम में तुम्हें उन सारे थॉट्स को प्रोसेस करना है जो तुमने इस नोटबुक में लिखे हैं। अब जब ब्रेन को पता चलता है कि तुम्हारे पास एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट है, ओपन से क्लोज कर दोगे तो ब्रेन तुम्हें धीरे धीरे करके फोकस के टाइम पे थॉट्स देना बंद कर देगा। अब 4 वीक्स ऐसा कंसिस्टेंटली करने के बाद, नोटबुक में अपने थॉट्स लिखने के बाद और एक वरी टाइम स्लॉट यूज करने के बाद, माइंड ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगा वर्क टाइम के लिए और थॉट्स आना बंद हो जाएंगे। अब तुम्हारा फोन भी आसपास नहीं है और एनवायरनमेंट भी क्लियर हो चुका है और इंटरनली भी तुम सेट हो चुके हो। अब ये सबसे प्राइम कंडीशन है टू फोकस वर्क।
इस कंडीशन में तुम्हें फोकस करने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी और फोकस ऑटोमेटिकली होगा। अब ये सब थ्योरी सुनने में तो काफ़ी ईजी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजिंग है। तो इसलिए मैं तुम्हें एक 7 डे चैलेंज देना चाहता हूँ, जिसमें तुम्हें हर दिन 1 घंटे का फ्लो स्टेट सेशन करना है। अगर तुम रेडी हो इस चैलेंज को लेने के लिए, तो कमेंट में आई एक्सेप्ट द 7 डे फ्लो चैलेंज टाइप करो और हर तीसरे और 7वें दिन मुझे अपनी प्रोग्रेस शेयर करो। लेकिन अगर तुम ये डीपर लेवल पे समझो, तो ये सारे चेंजेस, ये सारी टेक्निक्स तभी वर्क करती है जब तुम्हारी आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाए। अभी तक तुम खुद को एज अ डिस्ट्रैक्टेड पर्सन समझते आ रहे हो, ऐसा पर्सन जो फोकस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रियल ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब तुम्हें ये रियलाइज होता है कि तुम ऑलरेडी फोकस्ड हो, तुम्हें बस अपना एनवायरनमेंट चेंज करने की ज़रूरत है। अब ये आइडेंटिटी शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट है और इसके बारे में मैंने डिटेल में इस वीडियो में बताया है। अगर तुमने ये वीडियो नहीं देखी, तो ये फ्लो स्टेट के टेक्निक्स इंप्लीमेंट करने से पहले इस वीडियो को देख लो, बिकॉज जब तक तुम आइडेंटिटी पे काम नहीं करते, तब तक ये सारे चेंजेस सरफेस लेवल पे रहेंगे। तो मैं उसी वीडियो में तुमसे मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।